औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम जो है वो हमने जो फ्लूइड्स वाला चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिया था, और अब हम नेक्स्ट जो है वो आज शुरू करेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और ये क्या हमारा लेक्चर 47 मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 47 मैकेनिक्स 2, और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है उसको हम आज स्टडी करें। तो पहली चीज़ है कि इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम रिलेटिविटी किसको कहते हैं। रिलेटिविटी में जो चीज़ है वो है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन रिलेटिव मोशन क्या होती है कि हमें कोई रेफरेंस लेना पड़ता है और उस रेफरेंस के मुताबिक हम मोशन को डिफ़ाइन करते हैं। मसलन अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर है, मिसाल के तौर पर एक पर्सन है वो स्टेशन पे खड़ा है और वो स्टेशनरी खड़ा है, और जब वो स्टेशनरी खड़ा है और उसके पास से एक ट्रेन गुज़रती है, तो वो जो स्टेशनरी खड़ा है ऑब्ज़र्वर, उसकी ऑब्ज़र्वेशन ये है कि ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है। लेकिन जो ट्रेन के अंदर शख्स बैठा हुआ है वो ये कहेगा कि जो प्लेटफॉर्म के ऊपर शख्स है वो स्टेशनरी। तो इसका मतलब है कि मोशन जो है वो रिलेटिव होती है और मोशन जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होती। तमाम मोशंस जो हैं वो रिलेटिव हैं और हम मोशन को तब ही डिफ़ाइन कर पाते हैं, ठीक है, जब हम रिलेटिव मोशन की बात करते हैं किसी रेफरेंस के लिहाज से। तो ऑल मोशंस आर रिलेटिव। देयर इज़ no absolute motion. We have to take a reference. हमें जो है वो रेफरेंस लेना पड़ता है टू डिफाइन द मोशन, मोशन को डिफाइन करने। तो ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, एक्चुअली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ये रिलेटेड है रिलेटिव मोशंस के साथ। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है इसको डेवलप किया था आइंस्टाइन ने व्हेन ही वाज वर्किंग ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है जी। थ्योरी of relativity was developed by Einstein जब ये when he was working on electromagnetism, जब वो वर्क कर रहा था जिसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर आइंस्टाइन, तो उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है उसको डेवलप किया।
तो वो कंसर्न था मैक्सवेल्स इक्वेशंस के बारे में, और उसने कहा कि मैक्सवेल्स की जो इक्वेशन है वो करेक्ट है, रिकंसाइल करती हैं विद वन ऑफ द हिज पास्टुलेट्स। तो उसने एक रेवोल्यूशनरी जो अजम्पशन है वो दिया कि स्पेस और टाइम जो है दैट आर नॉट एब्सोल्यूट। आइंस्टाइन ने ये कहा कि स्पेस और टाइम जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है। एक बड़ा रेवोल्यूशनरी इसका कंसेप्ट था। तो हम यहाँ पर आइंस्टाइन की एक्चुअली ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ये क्या है, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो कहाँ पर यूज़ होती है कि जब हम उन ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट या 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के साथ जो है वो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर है ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो थी वो एक्चुअली डेवलप की थी न्यूटन ने। ठीक है, लेकिन हमने हमारा मेन फोकस जो इस चैप्टर के अंदर है वो किसके ऊपर है, वो हमारा मेन फोकस जो है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने के लिए हमें जो है वो कुछ चंद टर्म्स जो हैं उनका पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो टर्म्स जो हैं उनमें हमारे पास पहली चीज़ है कि व्हाट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो हम किसको कहते हैं। ये कुछ टर्म्स जो हैं ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने के लिए ज़रूरी है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करते हैं। एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम हैविंग एक्स वाई एंड जेड, एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम having x, y and z, कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसकी x, y और z डायमेंशंस हों is known as frame of reference। तो कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसकी एक्स, वाई और जेड डायमेंशंस हों उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मसलन ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, देखिए इसकी एक्स, वाई और जेड ये डायमेंशंस हैं, तो ये क्या है, दिस इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली किस लिए यूज़ होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ यूज्ड टू लोकेट the position of an object। देखिए ना, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट P है तो हम यहाँ से लाइन खींचें इस पॉइंट P तक, तो इसके A और B और C कोऑर्डिनेट्स होंगे, A along X, B along Y और C along Z। तो इसका पोजीशन वेक्टर हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि AI प्लस BJ प्लस C। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ये जो P ऑब्जेक्ट है वो A B C कोऑर्डिनेट से हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, और ये क्या है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमारे पास दो किस्म के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। नंबर वन
इनर्शियल फ्रेम, और नंबर 2 पे होता है हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमने अब ये समझना है कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है इसके अंदर क्या फ़र्क है। तो पहले हम देखते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो और जिसके अंदर न्यूटन के लॉज जो हैं वो होल्ड करते हो। ठीक है, यानी कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन के तीनों लॉज हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ, वो होल्ड करते हो और जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। इट मींस कि वो एक्सेलरेटेड जो है वो ना हो। ठीक है, जिसका एक्सेलरेशन जो है वो 0। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज at rest or moving with constant velocity is known as inertial frame of reference। इसको हम क्या कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, और इन दीज फ्रेम्स द लॉज ऑफ न्यूटन आर वैलिड। तो इनके अंदर जो लॉज ऑफ न्यूटन हैं वो क्या होते हैं, लॉज ऑफ न्यूटन जो हैं वो वैलिड होते हैं। यानी कि तीनों लॉज ऑफ न्यूटन जो हैं वो इसके अंदर वैलिड रहता है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर एक्सेलरेशन 0 होता है और v कांस्टेंट होता है। इट मीन्स दैट। दूसरे नंबर पे हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेटेड हो। ठीक है, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस which is accelerated, जो कि एक्सेलरेटेड हो, is known as non-inertial frame of reference। तो इस किस्म के फ्रेम को हम क्या कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं होता। यानी कि इस फ्रेम के अंदर ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होता। तो चूँकि ए इसके अंदर 0 के बराबर नहीं होता तो इस फ्रेम के अंदर न्यूटन के लॉज जो हैं वो होल्ड नहीं करते। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन
आर नॉट होल्ड इन नॉन inertial frame of references। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस जो हैं उनके अंदर न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन जो हैं वो होल्ड नहीं करते। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ए जो है दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसीलिए हम इसको कहते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम। इसको हम कहते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम। तो अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो आपके पास बेस करती है इस बात पर कि रिलेटिव मोशन के ऊपर, जो मैंने आपको पहले बात बताई है। तो हमारे पास हम ये कहते हैं कि यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें मूव कर रही हैं दे आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर, वो एक दूसरे के रिलेटिव जो हैं वो मूव कर रही हैं। तो इस बुनियाद के ऊपर कि तमाम चीज़ें जो हैं वो रिलेटिव मोशन कर रही हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड की गई। ठीक है जी। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी on this base on the basis that everything in universe is doing a relative motion, theory of relativity is divided into two parts. Is divided into two parts. Number one, special theory of relativity. Special theory of relativity। और नंबर टू के ऊपर जर्नल थ्योरी ऑफ relativity। तो बेसिकली हमने ये जो चैप्टर है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, इसके अंदर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को स्टडी करना है। और थोड़ा सा मैं आपको एंड के ऊपर जो है वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको इतना बता देता हूँ कि जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है it deals with non-inertial frame of references। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के साथ डील करती है। इन दिस थ्योरी accelerated frames are studied। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर के अंदर तो ये टफ है बहुत ना जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्योंकि इसमें फ्रेम जो है वो एक्सेलरेटेड हो जाता है। तो हम इसका थोड़ा सा एंड के ऊपर जो है एक इंट्रोडक्शन में आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ याद रखें कि जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो जो एक्सेलरेटेड फ्रेम होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम जिनके अंदर न्यूटन के लॉज जो हैं वो होल्ड नहीं करते हैं, वहाँ पर ये इस्तेमाल होती है। लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न है यहाँ पर वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ है, क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है
ये डील करती है विद इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस। It deals with the excuse me, with the inertial frame of the references। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस से डील करती है, इनके जिनके अंदर न्यूटन के लॉज होल्ड करते हैं। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है इसके दो पोस्टुलेट्स हैं। द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हैज़ टू पोस्टुलेट्स। नंबर 1 पोस्टुलेट है इसका कि ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स, ठीक है, होल्ड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स होल्ड इन inertial frame of references। जितने लॉज ऑफ फिज़िक्स हैं इंक्लूडिंग न्यूटन लॉज ऑफ फिज़िक्स वो होल्ड करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में। इसका पहला पोस्टुलेट। दूसरा पोस्टुलेट, स्पीड ऑफ लाइट जो है दैट इज़ कांस्टेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, ठीक है। नंबर 2, द स्पीड ऑफ लाइट C is constant in all inertial frame of references। तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट है। इसका दूसरा पोस्टुलेट है। तो ये दो पोस्टुलेट्स बेसिकली आप क्या बता रहे हैं, ये पोस्टुलेट्स ये बता रहे हैं कि सारी मोशंस जो हैं वो रिलेटिव हैं और यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट जो है वो एब्सोल्यूट मोशन का नहीं है। अगर एब्सोल्यूट मोशन का कॉन्सेप्ट होता तो फिर न्यूटन के लॉज और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट ना होती इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के अंदर। अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक दो एग्जांपल्स लेकर। एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट पोस्टुलेट जो है वो हमें ये बताता है कि जो ऑब्जर्वेशन है ऑब्जर्वर्स की इन इनर्शियल फ्रेम्स वो सेम है, ठीक है। द ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑब्जर्वर्स इन इनर्शियल फ्रेम आर सेम। इसका मतलब है कि जो इनर्शियल फ्रेम है जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं उनके अंदर जो ऑब्जर्वर्स हैं और वो ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं वो तमाम ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वेशन एक दूसरे के साथ मैच कर रही हैं, वो सेम है, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक इवेंट जो है वो एक फ्रेम के अंदर अकर करता है और एक इवेंट दूसरे फ्रेम के अंदर अकर करता है, तो जो ऑब्जर्वेशन होगी ऑब्जर्वर्स की इन इनर्शियल फ्रेम्स में, ठीक है, वो सेम होंगी, वो एक जैसी होंगी, उनके अंदर कोई फ़र्क नहीं होगा। यानी कि उसकी वो जो मेजरमेंट
करेंगे। मिसाल के तौर पर आप ये मार्कर है, ये मार्कर, इसकी मेजरमेंट करते हैं, हम कहते हैं ये 1 मीटर का है, ठीक है। एक फ्रेम में एक बंदा इसकी मेजरमेंट करता है, वो कहता है 1 मीटर है। दूसरे फ्रेम में भी एक बंदा इसकी मेजरमेंट करता है, वो 1 मीटर है। दोनों इनर्शियल फ्रेम्स हैं, तो उनके अंदर क्या है, ये सेम मेजरमेंट है, ये ऑब्जर्वेशन जो है सेम है। तो देयर इज़ नो यहाँ पर कोई भी जो है, देयर इज़ नो theoretical यहाँ पर कोई भी थियोरेटिकल जो है डिफरेंस है there is no theoretical difference in the observations in the inertial frames। तो inertial frames के अंदर जो है कोई डिफरेंस नहीं है ऑब्जर्वेशंस के अंदर। तो फिर इसका मतलब हुआ कि सो लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम in all inertial frame of references। तो इसका मतलब है कि फिर लॉ ऑफ, देखें ना, आप कोई भी ऑब्जर्वेशन किसी भी इनर्शियल फ्रेम के अंदर ले रहे हैं, कोई भी ऑब्जर्वर ले रहा है और वो ऑब्जर्वेशन सेम आ रही हैं, तो फिर इसका मतलब है कि न्यूटन के लॉज तो नहीं ना चेंज हो रहे। न्यूटन के लॉज तो तब चेंज होते हैं ना कि जब ऑब्जर्वेशन के अंदर चेंज आती है। तो चूँकि न्यूटन के लॉज चेंज नहीं हो रहे, ऑब्जर्वेशन के अंदर चेंज नहीं आ रही है, सो तमाम लॉज ऑफ फिज़िक्स हैं या न्यूटन के जो लॉज हैं वो सेम हैं इन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस के अंदर अकॉर्डिंग टू स्पेशल। यहाँ पर हादसा हो गया और जो कैमरा है वो नीचे गिर गया और साथ में मोबाइल भी नीचे गिर गया। तो ये एक इवेंट हो गया, ये भी ठीक है, ये भी क्या हो गया, एक इवेंट हो गया। और ये इवेंट आप जो देख रहे हैं वो भी ये कि कैमरा नीचे गिरा, ठीक है, आवाज़ आई और मैं भी जिस फ्रेम के अंदर हूँ वहाँ पर मैंने कहा कि कैमरा नीचे गिरा, ठीक है, और आवाज़ आई। तो ये क्या हो गया सारा, ये भी इनर्शियल फ्रेम्स हो गए। देख लें खुद ये एग्जांपल भी हमें यहाँ पर मिल गई है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये पोस्टुलेट जो है ये क्या बताता है कि देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन। सॉरी, ये पोस्टुलेट बताता है कि देयर इज़ नो एब्सोल्यूट मोशन। एब्सोल्यूट मोशन हो तो फिर तो न्यूटन के लॉज चेंज होंगे, ठीक है ना, फिर तो वो ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड ही नहीं ना करेगा। रिलेटिव मोशन तो डिपेंड करती है किसके ऊपर, ऑब्जर्वर के ऊपर, ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो है वो रिलेटिव मोशन जो है वो डिपेंड करती है। तो इसका मतलब है कि द पोस्टुलेट टेल्स अस, तो पोस्टुलेट जो है वो हमें क्या बताता है कि दैट देयर इज़ नो एब्सोल्यूट, दैट देयर इज़ नो एब्सोल्यूट मोशन, कि यहाँ पर कोई भी एब्सोल्यूट मोशन जो है वो नहीं है। ऑल मोशंस आर रिलेटिव,
ऑल मोशंस, सारी मोशंस जो हैं वो क्या हैं, आर रिलेटिव। सारी मोशंस जो हैं वो रिलेटिव। तो ये पास्टुलेट हमें ये बताता है कि तमाम मोशंस जो हैं वो एब्सोल्यूट हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वर की जो है वो इनर्शियल फ्रेम के अंदर चेंज नहीं हो रही, और सारी मोशंस जो हैं वो रिलेटिव। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड पास्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सेकंड पास्टुलेट ये कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट इन इनर्शियल फ्रेम्स वेदर दे आर रेस्ट आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, सेकंड अकॉर्डिंग टू सेकंड पास्टुलेट, तो सेकंड पास्टुलेट के मुताबिक द स्पीड ऑफ लाइट remains constant in all inertial frame of references whether they are at rest are moving with constant velocity। तो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहती है सारे इनर्शियल फ्रेम्स के अंदर, चाहे वो रेस्ट के ऊपर हैं चाहे वो मूव कर रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। कंसिडर करें कि हमारे पास 3 इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं। कंसिडर, इसको समझने के लिए कंसिडर वी हैव 3 inertial frame of references। हमारे पास 3 inertial frame of references हैं, A, B and C। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, these frame of references are in relative motion, are in relative motion with respect to each other। ये क्या, ये relative motion में है with respect to each other, एक दूसरे के लिहाज से ये relative motion में, यानी कि ये एक दूसरे के लिहाज से relatively मूवमेंट कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर इन ए बी सी, जो ऑब्जर्वर हैं ए बी सी के अंदर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर्स इन फ्रेम्स ए बी एंड सी, ये जो ऑब्जर्वर हैं फ्रेम के अंदर, दे आर एट रेस्ट। इनके मुताबिक क्या है, ये दे आर एट रेस्ट है। अ लाइट इज emitted in frame A, a light is emitted in frame A। फ्रेम ए के अंदर जो है वो लाइट एमिट होती है, और जो ऑब्जर्वर है एंड ऑब्जर्वर इन फ्रेम
फ्रेम ए measures इट्स वैल्यू, तो वो लाइट की वैल्यू को मेजर करता है ऑब्जर्वर फ्रेम ए में, और उसकी वैल्यू कितनी है, इट्स वैल्यू इज सी। वो कहता है कि लाइट की वैल्यू जो है वो सी है। तो अगर आप देखें कि अगर ये ए है फ्रेम और ये लाइट यहाँ से निकली है सी, और इधर एक फ्रेम बी है, इसमें से भी लाइट निकली है, और ये C/4 के ऊपर है। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो दूसरा जो हमारे पास फ्रेम है बी, वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स ए। द सेकेंड फ्रेम बी इज मूविंग टुवर्ड्स फ्रेम ए। सेकेंड फ्रेम बी जो है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी C/4। उसकी वेलोसिटी C/4। तो अब जो ऑब्जर्वर है बी में, द ऑब्जर्वर in B measures the velocity of light, वो कहेगा C प्लस C/4 5C/4। तो वो वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी मेजर करेगा, 5C/4। अब आप हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब लेते हैं हम कि हमारे पास जो है फ्रेम सी जो है, तीसरा फ्रेम, नाउ फ्रेम सी इज मूविंग अवे फ्रॉम फ्रेम ए। फ्रेम सी जो है वो मूव कर रहा है अवे फ्रॉम फ्रेम ए विद C/4 वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि ये फ्रेम है हमारे पास ए, ये सी, और ये से अवे मूव कर रहा है सी जो है इस तरफ C/4 वेलोसिटी। तो अब ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर इन फ्रेम सी measures the velocity of light C minus C/4। तो ये क्या आ जाएगी, 3C/4। तो यहाँ से ये बात जो है ये क्लियर हो जाती है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट नहीं रहती है ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, देखा ना, इन फ्रेम्स के अंदर ये डिफरेंट आ रही थी, क्योंकि हमने यहाँ पर ये कहा फ्रॉम above example it is clear that velocity of
light does not remain constant for ordinary objects. ठीक है, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स का मतलब यह है कि ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी स्पीड बड़ी स्लो है, ठीक है, दे आर नॉट मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट और 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, तो इनके लिए जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। और दूसरी बात, सेकेंडली, नो बॉडी कैन अचीव द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और कोई भी बॉडी जो इस दुनिया के अंदर है वो उसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है एक्चुअली ये उन ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करती है, ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किन ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करती है, विच मूव एट स्पीड मच हायर विच आर नियर टू स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो जो हमारे ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो तो आप देख सकते हैं वो तो स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर रहे होते। हम डेली लाइफ के अंदर जिन ऑब्जेक्ट्स के साथ हमारा कंसर्न होता है वो तो मच लेस स्पीड होती है उनकी एज़ कम्पेयर टू दी स्पीड ऑफ लाइट। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो तो अप्लाई होती है मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कि जो लो स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स तो फेल हो जाती है उन ऑब्जेक्ट्स के लिए कि जिनकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है, ठीक है, यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स की जो मैकेनिक्स है वो फेल हो जाती है। तो यहाँ पर फिर हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कौन सी है, वो मैकेनिक्स के जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मूव करते हैं नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट और 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट से। तो आइंस्टाइन जो है फिर उसने ये रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट जो है वो इसका दिया था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर होती है कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो फेल हो जाती है इसको उन ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन करने में कि जो स्पीड ऑफ लाइट या 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं। तो वहाँ पर फिर हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की ज़रूरत पड़ती है। और 1905 में आइंस्टाइन ने ये स्पेशल ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और ये उसका एक थॉट एक्सपेरिमेंट था जिसके ऊपर उसने उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। उसने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट से पैरेलल टू द लाइट बीम ट्रैवलिंग इन ए एम्प्टी स्पेस, किसी एम्प्टी स्पेस के अंदर, ये थॉट एक्सपेरिमेंट था कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, तो ही वुड ऑब्जर्व स्टैटिक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। तो वो उसने कहा कि वो जो ऑब्जर्वर है वो क्या देखेगा कि उसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो स्टैटिक नज़र आएंगे, ठीक है, स्टैटिक डिस्टर्बेंस होंगी उनकी स्ट्रिंग के अंदर, सच एज ए स्टैंडिंग वेव ऑन ए स्ट्रिंग इफ़ देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द ऑब्जर्वर। ये उसने कहा। आइंस्टाइन ने आर्गूड किया विद मैक्सवेल थ्योरी कि मैक्सवेल की जो थ्योरी थी वो रॉन्ग थी और क्लासिकल मैकेनिक्स परमिट्स एन ऑब्जर्वर टू ट्रैवल अलॉन्ग विद ए लाइट बीम वाज रॉन्ग। उसने कहा क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करती कि कोई ऑब्जर्वर जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करे। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वहाँ पर फेल हो जाती है कि जहाँ पर हम ये कहें कि कोई चीज़ जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ जो है वो
ट्रैवल कर रही है। तो आइंस्टाइन ने जो है कहा कि मैक्सवेल की थ्योरी जो है वो अल्टरनेटिव थ्योरी है, ठीक है, और ये करेक्ट नहीं है, और ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और न्यूटनियन काइनेमैटिक्स जो है उसको तो ये फॉलो करती है। लेकिन जब आप हाई स्पीड्स के ऊपर चले जाते हैं, जब आप हाई स्पीड्स या ऐसी स्पीड जो 1/10 स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रही होती हैं, तो वहाँ पर ये नाकाम हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब कल जो है फिर आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होती हैं, और हमारे पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होती हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम शुरू करेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।